हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण शर्मा फ्रॉम ऑगस्ट आईएएस। ये 7th लेक्चर है हमारी इंडियन इकोनॉमी थ्रू करंट अफेयर सीरीज का। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब फॉर आवर अदर लेक्चर्स। These are the topics which will be covered in this particular lecture. Let us start. पहला टॉपिक है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। रिसेंटली आईएमएफ ने एक प्रपोजल रखा था कि they should go for additional allocation of 500 billion वर्थ ऑफ एसडीआर, जिसे ब्लॉक कर दिया इंडिया एंड अमेरिका ने। नाउ व्हाट इज एसडीआर? सी, एसडीआर बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो आईएमएफ ने क्रिएट करा था 1969 में। इट विल सप्लीमेंट ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उसके अंदर आरबीआई जो है गोल्ड रखेगा, फॉरेन करेंसी रखेगा, रिजर्व ट्रांशियर पोजीशन रखेगा, और एक एलिमेंट होता है एसडीआर। अब एसडीआर जो है वो अपने आप में ना ही करेंसी है, नीदर इट इज अ क्लेम ऑन आईएमएफ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एसडीआर लिया और आप जो है शॉपिंग करके आ गए, या एसडीआर लिया और आपने जो है फ्रीली एक्सचेंज कर लिया। अदर एसडीआर से क्या होता है कि आप एसडीआर एक्सचेंज करोगे किसी और मेंबर कंट्री ऑफ आईएमएफ से, और उससे जो करेंसी चाहिए हो आपको, वो आपको मिल जाएगी। तो दैट इज हाउ इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। मतलब आपके पास एसडीआर पड़ा हुआ है रिजर्व के अंदर, और अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट या किसी चीज के लिए अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आप आईएमएफ की एक मेंबर कंट्री के पास जाओगे और उन्हें बोलोगे कि मुझे यूएस डॉलर चाहिए या मुझे जापानीज येन चाहिए या कुछ भी चाहिए आपको, उससे आप फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हो। तो दैट इज द जॉब ऑफ एसडीआर। अब वैल्यू ऑफ एसडीआर क्या है? वैल्यू ऑफ एसडीआर है बेसिकली एक बास्केट बनाई जाती है 5 मेजर करेंसीज, जिसमें आपके ये याद रख लेना कि यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबाई, ब्रिटिश पाउंड। जो चाइनीज रेनमिनबाई है ये लेटेस्ट एडिशन है, तो ये जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट, एसडीआर जो है यूनिट ऑफ अकाउंट है। नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ अकाउंट? यूनिट ऑफ अकाउंट होता है मनी का एक फंक्शन, दैट इज the value of goods and services, they are expressed in monetary terms। मतलब कि आप डोमिनोज गए, वहां पे यू हैव टू हैव पिज्जा, और जो पिज्जा का वैल्यू है वो आपको बताता है ना कि ये 500 का है, ये 300 का है, या ये 1000 का है। तो वो होता है यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन। मतलब वैल्यू जो है पिज्जा की वो एक्सप्रेस करी जाएगी मनी के अंदर। अब आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में एसडीआर यूनिट ऑफ अकाउंट है। इसका मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी आईएमएफ के अंदर, वो एसडीआर के अंदर एक्सप्रेस करी जाएगी। मतलब आपने पैसे जमा कराए, आपने पैसे निकाले, तो वो सारी जो अकाउंटिंग होती है वो एसडीआर में होगी, किसी और करेंसी में नहीं। देन एसडीआर ये ऑगमेंट करता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ये वही आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट स्लाइड वाला कि बेसिकली जैसे इंडिया को अगर कोई करेंसी चाहिए, जैसे 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हो गया था इंडिया का, और इंडिया को अगर कोई करेंसी चाहिए, जैसे डॉलर चाहिए, आपने जो है इंपोर्टर्स को पे करना है, तो आप जो है अपने एसडीआर के थ्रू आप एक्सचेंज कर लोगे करेंसी को, और इसके थ्रू आप पे कर सकते हो। तो दैट इज हाउ इट ऑगमेंट्स इंटरनेशनल लिक्विडिटी। मतलब कि आपने एसडीआर एलोकेट कर दिए, फिर एसडीआर एक्सचेंज हो गया, तो पैसे की या करेंसी की कमी नहीं पड़ेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ एसडीआर जो है इट विल ओनली बी हेल्ड बाय आईएमएफ मेंबर कंट्रीज। मतलब आईएमएफ की जो मेंबर कंट्रीज हैं सिर्फ वो ही एसडीआर होल्ड करेंगी। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट वालों ने होल्ड कर लिया, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, या कोई इंस्टीट्यूशनल बायर वगैरह ने होल्ड कर। ये प्राइवेट पार्टीज के लिए नहीं है, सिर्फ आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज के लिए। नाउ एसडीआर की जो होल्डिंग होती है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर पीटी में क्वेश्चन आ जाए कि पहले कभी नहीं हुआ है एलोकेशन एडिशनल एसडीआर का, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में एडिशनल एसडीआर इशू हुआ था सो दैट देयर इज लिक्विडिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और जो कंट्रीज के ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो एनहेंस हो जाए। अब एक टर्म सुना होगा आपने, रिजर्व ट्रांशे, आईएमएफ पे। रिजर्व ट्रांशे क्या होता है? बेसिकली
आईएमएफ में कोटा सिस्टम चलता है, मतलब कि आपका जो भी कोटा है आपकी कंट्री का, उसके एक अलग फॉर्मूला होता है। जो भी आपकी कंट्री का कोटा है उस हिसाब से आपको जो है फंड्स कंट्रीब्यूट करने हैं, उसी हिसाब से जो है आपको वहां से फंडिंग मिलेगी जब आपको चाहिए हो। और कोटा ही डिसाइड करेगा आपकी वोटिंग पावर। यहाँ वन नेशन वन वोट का सिस्टम नहीं है। यूएसए के पास, अंकल सैम के पास हाईएस्ट कोटा है। अब होता क्या है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है, जैसे इंडिया को 1991 में थी, उस टाइम में अगर इंडिया के पास रिजर्व ट्रांशे होता तो कोटे का कुछ पार्ट, जैसे कोटे में आपने 100 रुपए जो है डिपॉजिट कराए थे अपना आईएमएफ के पास, और उसमें से 10 रुपीज जो है वो रिजर्व ट्रांशे होगा। मतलब कि अगर आपको जरूरत पड़े, आपका बीओपी का क्राइसिस है या आपका कोई और क्राइसिस है, आपको एकदम से इमरजेंसी पैसा चाहिए, तो ये 10 रुपए जो रिजर्व ट्रांशे के अंदर गए हैं ये आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी कंडीशंस एंड विदाउट एनी सर्विस फी। बेसिकली आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, ये लोन कंडीशनैलिटीज लगाते हैं। लोन कंडीशनैलिटीज मतलब जैसे हमारा जब बीओपी हुआ तो हमारे ऊपर जो है वॉशिंगटन कंसेंसस या बोल सकते हैं एलपीजी जो है इम्पोज करा गया। लेकिन अगर आप रिजर्व ट्रांशे को यूज करेंगे तो कोई कंडीशन नहीं आएगी उसके साथ। वो आप ही का पैसा है, आप ही के कोटे में से अलग एक ब्लॉक बना के रख दिया गया है, जब भी चाहिए हो वो आपको मिल जाएगा। कोई कंडीशन नहीं, कोई सर्विस फी नहीं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी पे। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। इट वाज क्रिएटेड इन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में। ये ब्रेटन वुड ट्विंस है, वन ऑफ द ट्विंस। दूसरा है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक चीज याद रखना कि इफ यू वांट टू बिकम मेंबर ऑफ आईएमएफ देन यू हैव टू बिकम मेंबर ऑफ आईबीआरडी। आईबीआरडी का मेंबर बनना पड़ता है। दोनों की जो मेंबरशिप है वो एज अ पेयर आती है। मतलब ऐसा है कि अगर आपको आईएमएफ का मेंबर बनना है तो आपको आईबीआरडी का ही बनना पड़ेगा, अगर आपको आईबीआरडी का बनना है तो आईएमएफ का भी बनना पड़ेगा। देन इनकी जो मेजर पब्लिकेशंस हैं वो है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखो, जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद करनी है पीटी के पर्सपेक्टिव से तो उसका हेडक्वार्टर चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसकी मेजर पब्लिकेशंस चाहिए, एक या दो होती हैं, किसी की 3 भी होती हैं। फिर उसके बाद जो है आपको उसके बेसिक एम, इसके बाद जो आप कर सको वो आपकी श्रद्धा। ये मिनिमम है कि इतना तो करना ही है। तो इसके एम क्या है? ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन, जैसे कि आपने एसडीआर एक्सचेंज कर लिए, करेंसी एक्सचेंज कर ली दूसरे के साथ। इन सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली जब एसडीआर एलोकेट होगा एक्स्ट्रा तो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी रहेगी। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पावर्टी। रिड्यूस पावर्टी को देख लेना क्योंकि नॉर्मली रिडक्शन ऑफ पावर्टी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद वर्ल्ड बैंक। तो एक बार क्या है कि यूपीएससी इसमें एकदम से ऑप्शन डाल देगा रिड्यूस पावर्टी, और अंदर जो है एस्पिरेंट सोचेंगे यार ये पावर्टी से कोई लेना देना है नहीं आईएमएफ का। ये जो आउटलायर्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, जो थोड़ी सी अटपटी सी होती है, उनको एक बार देख लिया करो पीटी के लिए। ये कभी कभार एलिमिनेशन में या अंदर सॉल्व करने में हेल्प कर दे। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। दूसरा टॉपिक है आपका कंसोल बॉन्ड्स। कंसोल बॉन्ड जो है ये न्यूज में है बिकॉज अभी कंट्रीज को स्टिमुलस देना है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उनके पास फंडिंग नहीं है, तो कंसोल बॉन्ड इशू करे जा सकते हैं फंडिंग के लिए, गवर्नमेंट बोरिंग के लिए। कंसोल बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली ये परपेचुअल बॉन्ड है। परपेचुअल बॉन्ड मतलब बगैर किसी मैच्योरिटी के इशू करा जाएगा और ये आपको फिक्स्ड इनकम देता रहेगा हमेशा, मतलब इंटरेस्ट। जैसे कि आपको ये 5% 6% का प्रॉमिस करेगा और आपको थ्रू आउट लाइफ जो है 6% 7% जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था आपको वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यही इसका बेनिफिट है, दैट इज इट इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। कोई मैच्योरिटी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड होते हैं उनकी मैच्योरिटी होती है जैसे 5 ईयर 2 ईयर 10 ईयर 30 ईयर, लेकिन इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होगी, तो हमेशा आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। अब ये जो है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है बिकॉज गवर्नमेंट की बैकिंग है, सोवरन बैकिंग है इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहीं नहीं जाएगी भाग के। तो अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो ऐसा जो है डूबेगा नहीं। सो इट इज अ काइंड ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें ताकि फंडिंग आए? दैट इज अट्रैक्टिव कूपन रेट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट दे सकती है यहाँ पे। जैसे कि मार्केट में आपको एफडी से मिले अगर 6%, गवर्नमेंट ने अगर आपको यहाँ दे दिया 7%,
ऑब्वियसली जो है आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे। प्लस गवर्नमेंट दे सकती है यहाँ पे टैक्स रीबेट्स मतलब कि लेट अस से इनकम है किसी की 100 रुपीज, और गवर्नमेंट ये बोल देगी कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे इसमें विद द लिमिट ऑफ कोर्स, जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे कॉन्सोल बॉन्ड में उसमें जो है हम आपको डिडक्शन दे देंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज जो है लगाया, 100 रुपीज इनकम है, 10 रुपीज आपने कॉन्सोल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब टैक्सेशन की बारी आएगी, जब आप पे टैक्स लगना होगा, तो वो जो है 10 रुपीज अगर आपने कॉन्सोल बॉन्ड में लगाया तो टैक्स सिर्फ आपको 90 रुपीज पे लगाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10% जो है आपको 10 रुपीज जो है आपको डिडक्शन मिल गया क्योंकि वो पैसा आपने कॉन्सोल बॉन्ड के अंदर। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट इनको अट्रैक्टिव बना सकती है। कि अगर पीटी में क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्सोल बॉन्ड जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट कभी यूज नहीं हुआ है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, क्योंकि कॉन्सोल बॉन्ड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू करे थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, और ये जो कॉन्सोल बॉन्ड है ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, ये अभी तक चल रहे हैं। रिमेंबर इट इज अ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, तो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है और इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं हुई। ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू करे थे कॉन्सोल बॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। नीति आयोग के एक मेंबर हैं, उन्होंने बोला है कि एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाना चाहिए इंपोर्ट्स में। इससे क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी बिटवीन द एक्सपोर्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड आर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये देख लेते हैं कैसे। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो है इसको इम्पोज करा जाएगा इंपोर्टेड गुड्स पे, इन एडिशन टू कस्टम्स ड्यूटी। तो कस्टम्स ड्यूटी हम लगाते हैं उसके ऊपर लगाया जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो बाहर से गुड्स आ रहा है, इंपोर्टेड गुड्स आ रहा है, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब इशू आता है कि अब अगर हमने बैट लगाया, ठीक है, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बैट अगर हमने लगाया, हो सकता है कि दूसरी कंट्री हमको WTO ले जाए, लेकिन WTO रूल्स अलाउ करते हैं कि ऐसे टैक्सेस लगा सकते हैं एट द बॉर्डर। तो अगर बैट लगाया, इसमें एक प्रिंसिपल है नेशनल ट्रीटमेंट का, वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली साल पीटी के लिए। तो बैट अगर लगाया तो आपके इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे एंड इट विल हेल्प इन एड्रेसिंग द ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया। दैट इज कि एक जो है टी शर्ट चाइना वाला बेच रहा है यहाँ 80 का और हमारे वाले बना रहे हैं यहाँ 100 के। तो अगर हमने 20 रुपीज़ का जो है बैट लगा दिया उसके ऊपर, या 10 रुपीज़ की कस्टम ड्यूटी लगा दिया और 10 रुपीज़ का बैट लगा दिया, तो वो टी शर्ट भी 100 रुपीज़ की हो जाएगी। मतलब चाइनीज़ टी शर्ट भी 100 रुपीज़ की हो जाएगी क्योंकि हमने उसके ऊपर बैट लगा दिया, और इंडियन टी शर्ट है वो भी 100 रुपीज़ की हो जाएगी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। तो इससे क्या हमारा मेक इन इंडिया वगैरह जो है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह जो है, उसको एक स्टिमुलस मिलेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। अब कंपटीशन बराबर का है। हमारे यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्सेस हैं। हालांकि गवर्नमेंट जीएसटी तो लेके आई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। अब जब इतने सारे टैक्स पे करोगे, 30-40 रुपीज आपने टैक्स पे कर दिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके गुड्स का प्राइस बढ़ गया। अब जब आपके गुड्स का प्राइस बढ़ गया, वो कंपीट नहीं कर पाएंगे, ना ही इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वहाँ चाइना से, वियतनाम से, बांग्लादेश से चीप प्रोडक्ट्स आएंगे, ना ही डोमेस्टिक से, क्योंकि डोमेस्टिक हमारी जो इकोनॉमी है इसके अंदर भी बांग्लादेश से, वियतनाम वगैरह से, चाइना से जो है इंपोर्ट होते हैं। तो हमारे गुड्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो खत्म हो जाए। तो इंपोर्टेड गुड्स को जो है वो प्राइस एडवांटेज है, और बैट क्या करेगा, वो इक्वल कंडीशंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट कर दे। मतलब जो भी उनको एज मिल रहा है, ये उस पर एक बैट लगा के 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, मतलब परसेंटेज वाइज वो लगा के वो जो उनका एडवांटेज है उसको खत्म कर दे। अब देख लेते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। ये प्रिंसिपल है WTO का, फाउंडिंग प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट बेसिकली अगर समझाऊं तो इसमें क्या है, ट्रीट फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली। दैट इज जो इंपोर्टेड गुड्स हैं और जो लोकली प्रोड्यूस्ड या डोमेस्टिक गुड्स हैं, उनको इक्वल मैनर में ट्रीट करना है, आपको उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अब इसमें एक कैच है, मतलब कि आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस वगैरह नहीं लगाओगे कि जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो जाए, वो नहीं लगाओगे। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच वो ये है कि नेशनल ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन द गुड हैज एंटर्ड द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब कि इफ यू चार्ज कस्टम्स ड्यूटी और
border adjustment tax at the border and it will not be a violation of national treatment. मतलब कि अगर आपने जो है बॉर्डर पे ही टैक्स लगा दिए जिसकी वजह से वो वाला गुड चाइनीज गुड जो है महंगा हो गया, तो वो नेशनल ट्रीटमेंट को वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि नेशनल ट्रीटमेंट तभी एप्लीकेबल होगा जब चाइनीज गुड इंडियन टेरिटरी में एंटर कर जाएगा। अगर हमने बॉर्डर पे ही टैक्स लगा के रोक दिया, नेशनल ट्रीटमेंट वायलेट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है WTO पीस क्लॉज। WTO का पीस क्लॉज न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने यूज करा है पीस क्लॉज को, क्योंकि जो हमारी सब्सिडी थी वो हमें जितने लेवल पे अलाउड है 10% है, वैसे जो हमारे लेवल पे सब्सिडी अलाउड है हमने उसको क्रॉस कर दिया। हमने सब्सिडी दी है अराउंड 11.46% ऑफ द राइस प्रोडक्शन। ये पहली बार हुआ है कि किसी कंट्री ने पीस क्लॉज को यूज करा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। अब थोड़ा इसका चलते हैं बैकग्राउंड में। से एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ था अंडर WTO। उसमें क्या है, सब्सिडीज की लिमिट बनाई गई है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, कि जैसे राइस बनाया 100 रुपए का, ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन थी 100 रुपीज, उसमें 10% जो उसकी वैल्यू है इतनी ही सब्सिडी दे सकते हो आप। अगर आपने 11 रुपीज या 12 रुपीज, दैट इज 11 और 12% अगर आपने सब्सिडी दे दी, तो आप जो डी मिनिमस लेवल है WTO का उसको क्रॉस कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डी मिनिमस लेवल? डी मिनिमस लेवल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट, मतलब कि जो आपने सब्सिडी देनी है अपनी इंडस्ट्री को, अगर वो डिस्टॉर्ट भी करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, मतलब नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं या आप मैनिपुलेट कर रहे हो सब्सिडी देके, तो भी अलाउड है, लेकिन सिर्फ 10% के लेवल पे डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ डी मिनिमस लेवल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 10% अलाउड है, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 5% अलाउड है डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब कि अगर 100 रुपीज का राइस था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई और डेवलपिंग कंट्री सिर्फ जो है 10%, 10 रुपीज या 9 रुपीज या 8 रुपीज सब्सिडी दे सकती है। अगर 12 रुपीज सब्सिडी दे दी तो दूसरी कंट्री आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर ले जाएगी WTO की, और वहां पे केस फाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इशू है, जो इंडिया हमेशा आर्ग्यू करता है, ये वैसे ये मेंस का टॉपिक है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। इशू ये है कि जो बेस ईयर प्राइसेस हैं, इसके बेस पे हम सब्सिडी कैलकुलेट करते हैं, वो 1986-88 के हैं। तो आप लगा लो उस टाइम में क्या प्राइसेस थे और इस टाइम में क्या प्राइसेस हैं। ये एक इशू है जो यहाँ पे इंडिया रिफॉर्म चाहता है कि बेस ईयर प्राइस चेंज करो आप और कैलकुलेटिंग सब्सिडी। अब पीस क्लॉज क्या है? पीस क्लॉज बेसिकली ये कहता है कि डेवलपिंग कंट्री इफ दे प्रोवाइड सब्सिडी और एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर देयर फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, जैसे कि हमारा PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह होता है, तो दूसरी कंट्रियां जो हैं चैलेंज नहीं करेगी उस सब्सिडी को, मतलब उनको डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में ड्रैग नहीं करा जाएगा, वहां नहीं ले जाया जाएगा, कोई एक्शन नहीं होगा अगर कंट्री जो है अपने फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम जैसे कि PDS के लिए सब्सिडी दे रही है। इस क्लॉज मतलब अभी के लिए शांति है। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि यूरुग्वे राउंड हुआ था WTO का 1994 में, तब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है साइन हुआ। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है बेसिकली आपको रूल्स रेगुलेशंस वगैरह देता है रिगार्डिंग किस तरीके से सब्सिडी देनी है, कौन सी सब्सिडी देनी है, कितने % सब्सिडी देनी है, ये सब जो है आपका अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब बाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2013 में, या G33 था आपका ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो कि फाइट कर रहे थे कि हमें तो हम सब्सिडी देते हैं अपने फूड प्रोक्योरमेंट के लिए या वल्नरेबल सेक्शंस की इनकम सिक्योरिटी के लिए या अपनी कंट्री की फूड सिक्योरिटी के लिए, तो वो सब्सिडीज हमें देने दो। तो इसलिए 2013 में जो बाली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पीस क्लॉज को रिवाइव करा गया था एज एन इंटरिम मेजर, मतलब कि 3-4 साल तक जो है ठीक है आप देते रहो, कोई भी इसको जो है आप पे केस फाइल नहीं करेगा WTO के अंदर। उसके बाद नैरोबी मीट हुआ था। नैरोबी मीट के अंदर इंटरिम जो पीस क्लॉज था इसको जो है
ये बोला गया था कि जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा रिगार्डिंग फूड सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी या जो सब्सिडी वगैरह है, तब तक ये चलता रहेगा। मतलब कि आप सब्सिडी देते रहो, आपको आपके ऊपर डब्ल्यूटीओ में केस फाइल नहीं होगा। तो याद रखना, बाली और नैरोबी के अंदर डिफरेंस है। बाली के अंदर पीस क्लॉज रिवाइव करा था, मतलब रीएक्टिवेट करा था, दोबारा शुरू करा था, लेकिन एज एन इंटरिम मेजर, मतलब 3-4 साल के लिए। लेकिन नैरोबी के अंदर ये बोला गया था कि पीस क्लॉज चलता रहेगा तब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन, कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं होता है रिगार्डिंग द फूड प्रोक्योरमेंट सब्सिडी। ठीक है, या जो फार्मर को सब्सिडी दी जाती है उसके, ये बेसिक चीज याद रखनी है पीटी के परस्पेक्टिव। अब डब्ल्यूटीओ की थोड़ी सब्सिडीज देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली कंफ्यूजन रहता है कि ग्रीन बॉक्स में डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर मतलब सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडी आती है जो कि या तो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी या जो है मिनिमल डिस्टॉर्शन करेगी। ये ट्रेड डिस्टॉर्शन होता क्या है ये समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके अंदर 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे विल गेट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट खूब दबा के सब्सिडी देती है जिससे कि फूड सिक्योरिटी बनी रहे वल्नरेबल सेक्शन। फिर हम लोग जो है एमएसपी वगैरह भी देते हैं, इससे कि क्या है, फार्मर मोटिवेटेड रहता है वीट ऑन राइस ग्रो करने के लिए। तो अब क्या है, आपको एनएफएसए के अंडर जो है आपको मिलियंस ऑफ टन फूड ग्रेन्स चाहिए, लेकिन आपने एमएसपी दिया जिसके कारण इंडियन फार्मर वीट और राइस जो है वो बना रहा है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना रहा है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो जहाँ नॉर्मली 100 किलो बनता, वहाँ इंडियन फार्मर को अपने मोटिवेट कर दिया एमएसपी देके, अब वो इंडियन फार्मर बनाएगा 200 किलो 500 किलो, तो ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब जो उसका नॉर्मल फ्लो रहता, नॉर्मल पैटर्न रहता विदाउट सब्सिडी, वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। तो ऐसी जो सब्सिडी है वो ग्रीन बॉक्स में नहीं आती। ग्रीन बॉक्स में आएगी जो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे या मिनिमली डिस्टॉर्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनकम सपोर्ट देते हैं फार्मर को विदाउट लिंकिंग इट विद प्रोडक्शन या प्राइसेस, तो वो ग्रीन बॉक्स में आता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग पीएम किसान लेके आए हैं, तो पीएम किसान के अंदर जो है गवर्नमेंट एक लमसम कैश अमाउंट देती है फार्मर को। तो इसमें क्या है, ना ही हमने उसने बोला कि आप वीट ग्रो करो, ना ही हमने बोला उन्हें आप राइस ग्रो करो, ये वैसे ही है जेनेरिक काइंड ऑफ इनकम सपोर्ट। तो ये आपका ग्रीन बॉक्स में आएगा और इसके ऊपर कोई रोक नहीं है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसके ऊपर कोई डी मिनिमस लेवल नहीं है। फिर साथ ही में आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव स्कीम्स रिगार्डिंग एक्सटेंशन सर्विसेज, जिसमें कि फार्मर को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह होती है, जैसे आपकी पूसा इंस्टीट्यूट वगैरह है, IARI वगैरह है। तो इसमें जो भी R&D के लिए सब्सिडी दी जाएगी वो भी अलाउड है, वो भी ग्रीन बॉक्स के अंदर। तो जेनेरिक जो आपका इनकम सपोर्ट दे रहे हो फार्मर को विदाउट लिंकिंग टू प्रोडक्शन प्राइसेस, वो भी आपका ग्रीन बॉक्स के अंदर है। आपकी जो R&D की सब्सिडीज है या जो एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर सब्सिडीज है या जो आप फार्मर की ट्रेनिंग करा रहे हो, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दे रहे हो, वो सब आपका ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। अब डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या करा है बेसिकली, जैसे कि यूएसए है, ये अपनी 90% मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सिडीज जो है ये ग्रीन बॉक्स के थ्रू देते हैं। मतलब कि ये लोग बेसिकली इनकम सपोर्ट देते हैं अपने फार्मर को। जैसे कि इन्होंने पर ईयर बोल दिया उसको, ठीक है जी हम आपको जो है $1,000 देंगे, $5,000 देंगे या $10,000 देंगे। उनको ये नहीं बोला $10,000 जब देंगे जब आप राइस ग्रो करोगे, $10,000 जब देंगे जब आप वीट ग्रो करोगे, कोई लिंक नहीं है उसके प्रोडक्शन। ये अलाउड है ग्रीन बॉक्स। अब इशू क्या है कि यूएसए के अंदर कोई फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि अगर जेनेरिक दिया हमने, ठीक है, और अगर फार्मर ने वीट और राइस ग्रो करना बंद कर दे क्योंकि उसे तो पैसा आ रहा है, अब वो चाहे उसमें टर्मरिक उगाए या फिर जो है कॉटन करे, वो फार्मर की मर्जी। अगर लिंक नहीं करा हमने तो हो सकता है फार्मर ग्रो ना करे, और अगर फार्मर ग्रो नहीं करेगा वो फूड सिक्योरिटी के इश्यू हो जाएंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वो प्रोक्योरमेंट थ्रू इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, उसमें ट्रेड डेफिसिट भी हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे साथ हो चुका है, हम लोग डिपेंडेंट थे बाहर के इंपोर्ट्स पे। एनीवेज, अब इंडिया में क्या है, हम लोग सपोर्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सेपरेट सपोर्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल, राइस का एमएसपी अलग है, वीट का एमएसपी अलग है। एमएसपी रिजीम से क्या है, हम लोग
जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फार्मर को मोटिवेट करने की आप जो है इतना आपको एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप राइस ग्रो करो, आप व्हीट ग्रो, ये अलाउड नहीं है। लेकिन हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के चैलेंजेस थोड़े अलग रहते हैं। दूसरी सब्सिडी जो होती है, बॉक्स होता है, वो होता है आपका ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स वो सब्सिडी आती है जो जनरली एम्बर बॉक्स में होती है, लेकिन सिंस इट फैसिलिटेट्स लिमिटिंग ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोडक्शन लिमिट करने की तरफ ओरिएंटेड होती है, इसलिए ये ब्लू बॉक्स में आता है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन कोटा वगैरह लगा दी है, इसमें क्या होता है कि जो फार्मर को पेमेंट मिलेगी इट इज लिंक टू द एकरेज, मतलब कितना लैंड है उसके पास या कितनी लाइफ स्टॉक वगैरह है, उस पर बेस्ड तो पेमेंट मिलती है। ब्लू बॉक्स के जो मेजर हैं इनके ऊपर कोई रिडक्शन कमिटमेंट नहीं है, इनके ऊपर कोई डी मिनिमस लेवल वगैरह नहीं है, जितना आपने ब्लू बॉक्स के अंदर सब्सिडी देनी है दे सकते हैं फॉर द टाइम भी। नेक्स्ट है आपका एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स है मेन जो है हमारा इशू डब्ल्यूटीओ। ये जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर है, मतलब ये ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड जो है उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, ऐसी सब्सिडीज है। और ये सब्जेक्ट हैं टू डी मिनिमस लिमिट, मतलब कि इतने मिनिमम ही आप सब्सिडी दे सकते हो, ऐसी लिमिट लगाई है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तो मिनिमम सपोर्ट ही अलाउड होता है। इसके अंदर कौन सी सब्सिडीज आती हैं हमारी इंडिया की? तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी है, जैसे कि हम इंडिविजुअल कमोडिटी पे जो लगाते हैं, जैसे कि हमने एमएसपी दिया व्हीट पे, राइस पे या किसी और कमोडिटी पे, वो आपका एम्बर बॉक्स में है और वो डी मिनिमस लेवल के अंडर ही रखना है। जो कि था डेवलपिंग कंट्रीज का 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, डेवलप्ड कंट्रीज का 5% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। देन नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि जैसे इनपुट सब्सिडीज होती हैं, जैसे हम देते हैं फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दी, यूरिया वगैरह पे, देन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे, सीड्स वगैरह पे, ये सारी सब्सिडी जो है आपके एम्बर बॉक्स में आती हैं। ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 10% है, उससे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी ड्रैग्ड टू डब्ल्यूटीओ। बट पीस क्लॉज क्या कर रहा है? पीस क्लॉज कह रहा है कि जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर ये एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी ने ई मिनिमस लेवल को क्रॉस भी कर दिया, तो भी डेवलपिंग कंट्रीज को कोई डब्ल्यूटीओ में केस फाइल नहीं करेगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास लेके नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्टील इंपोर्ट। हुआ क्या बेसिकली कि इंडिया ने इम्पोज करी है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्टील इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया। अब ये देख लेते हैं, ये तो रेगुलर न्यूज में रहता है तो इसको पीटी के लिए देखना ही देखना है। ये डंपिंग एक प्रैक्टिस होती है बेसिकली। इसमें क्या है कि लेट अस से चाइना और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। चाइना वाले ने एक टी शर्ट बनाया 100 का, इंडिया वाले ने टी शर्ट बनाया 100 का। अब चाइना वाला अपनी होम, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, अपने होम में, अपने घर में उस टी शर्ट को बेच रहा है 100 रुपीज। दैट इज दे आर सेलिंग द टी शर्ट इन देयर होम कंट्री फॉर 100 रुपीज। बट जब वो इंडिया में बेचता है तो उसे बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बिलो द प्राइस इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट, मतलब 100 रुपीज की वहां बेच रहा है, इंडिया में आएगा तो 70 या 80 रुपीज की बेचेगा। इसे बोलते हैं इस प्रैक्टिस को डंपिंग, की डंप कर रहे हैं इंडिया में माल। नाउ इस पे अंडर डब्ल्यूटीओ रूल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना अलाउड है। दैट इज अगर फेयर मार्केट वैल्यू है उससे नीचे आप बेच रहे हो, ये बेसिकली करा क्यों जाता है? टू हर्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ अदर कंट्री। मतलब चाइना डेलिबरेटली या चाइनीज प्रोड्यूसर डेलिबरेटली सस्ता बेचेगा इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट है। तो उन पे नेगेटिव आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल इंडियन टी शर्ट यहाँ अवेलेबल है 70 रुपीज़ की, ओ सॉरी चाइनीज टी शर्ट अवेलेबल है यहाँ 70 रुपीज़ की, सेम टी शर्ट है, सेम क्वालिटी है, सेम मटेरियल है, और इंडियन वही टी शर्ट बेच रहा है 100 रुपीज़, लेकिन चाइना वाला डंप कर रहा है 70 में। तो क्या होगा? हम लोग इंडिया वाला, वो चाइना वाला खरीदेंगे, और जब हम लोग चाइना वाला खरीदेंगे तो धीरे धीरे इंडिया वाले का क्या होगा? ये बंद, वाइंड अप हो जाएगा, ये बैंकरप्ट हो जाएगा, इसका सामान बिकना बंद हो जाएगा। पहले लोगों को नौकरी से निकालेगा, देयर विल बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये अपने जो है लोन नहीं रीपे कर पाएगा, तो क्या होगा? एनपीए होंगे। फिर इसके साथ में क्या होगा? अल्टीमेटली ये बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली? एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी कौन करेगा?
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ये हमारे यहाँ एपेक्स अथॉरिटी है, इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर जो है मिला कि हाँ यहाँ डंपिंग हो रही है तो फिर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है WTO के अंदर अलाउड है टू इम्पोज टैरिफ ऑन डम्प्ड प्रोडक्ट सो दैट देयर इज लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब कि अगर वो चाइनीज वाला 100 रुपीज की टी शर्ट बना के अपने यहाँ पे हमारे यहाँ 70 की बेच रहा है और हमारा इंडिया वाला अगर 100 रुपीज की टी शर्ट है 100 रुपीज की बेच रहा है, तो हम 30 रुपीज की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं चाइना से जो टी शर्ट आ रही है उसके ऊपर। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, देयर विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड चाइनीज मैन्युफैक्चरर। तो इम्पोज करेंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय क्वाजी जुडिशियल बॉडी सच एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। अब एक और टर्म होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसमें कभी कभार जो है स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंस क्या है बेसिकली। कि जब एक टर्म यूज हो जाए तो वो चला जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जैसे ही हमने सब्सिडी वर्ड यूज कर दिया तो गवर्नमेंट इंपोज करेगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। लेकिन अगर सिर्फ एक डंपिंग हो रही है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, लेट अस से चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने 100 का बनाया और वो अपनी अकॉर्ड मतलब अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको पता है कि उसकी टी शर्ट वहाँ बिक नहीं रही है और धीरे धीरे जो है उसके पास इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल या जो बने फिनिश प्रोडक्ट जो है इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे 80 में अपना जो है बेचना शुरू कर देगा इंडिया में। वो तो हो गया कि डंपिंग। सब्सिडी के थ्रू क्या होगा कि 100 रुपीज़ की टी शर्ट है लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट उसे बोलते कि आप एक्सपोर्ट करो और हम आपको जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह माफ कर देंगे 20%, तो वो टी शर्ट ऑटोमेटिकली 80 रुपीज़ की हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, अब चाइनीज गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है। जब चाइनीज गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर सब्सिडी दे रहे हैं बाहर की दूसरी गवर्नमेंट तो हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन अगर बेसिकली सिर्फ डंपिंग हो रही है, ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ अपनी मर्जी से यहाँ पे सस्ता बेच रहा है अपने प्रोडक्ट को जल्दी खत्म करने के लिए, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। ये क्या होता है बेसिकली, CVD से काउंटर वेलिंग ड्यूटी से लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो जाती है बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, जो कि लोअर प्राइसेस पे इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग सब्सिडी फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना का एग्जांपल दिया था इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट बोला है एनी गवर्नमेंट अगर वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। अब DGRT को देख लेते हैं। ये एपेक्स अथॉरिटी है हमारे यहाँ पे। जितने भी ट्रेड रेमेडियल मेजर्स हैं, मतलब कि अगर बाहर से कोई जो है ट्रेड स्टॉर्टिंग सब्सिडी दे रहा है या कोई एंड डंपिंग वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए जो भी रेक्टिफाई करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाएंगे दैट इज डन बाय DGRT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी। प्लस ये ट्रेड डिफेंस सपोर्ट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी किसी कंपनी में अगर बाहर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है डंपिंग के लिए, तो उसको अपना डिफेंस तैयार करना होगा कि नहीं मैंने इस तरीके से बेचा है या मैंने ऐसे करा है। तो वो जो ट्रेड डिफेंस का जो सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट करना है उसे, वो DGRT प्रोवाइड करता है। एंड DGRT जो है ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बेसिक है, इतना हमें पता होना चाहिए। We will continue in another lecture. You can join us on Telegram and YouTube.